नमस्कार। आज युद्ध के कुछ रोचक सबक के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आतंक और नफरत कैसे एक देश, वो भी जिंदा दिल देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर देता है, इसकी मिसाल आपको मिडिल ईस्ट के देश ईरान, लेबनान को देखकर लग जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कैसे लेबनान और ईरान ने कट्टरता के चलते इजरायल को अपना दुश्मन बनाया और कैसे धार्मिक कट्टरता ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को नर्क में तब्दील कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात लेबनान की, जिसे 1943 में फ्रांस से आज़ादी मिली। इसके 4 साल बाद 1947 में इजरायल की स्थापना हुई। तब से ही ये देश फिलिस्तीनी शरणार्थियों का गढ़ बन गया। लेबनान तभी से इजरायल और फिलिस्तीन की जंग के बीच में पिस रहा है। 55 लाख आबादी वाले लेबनान को कभी मिडिल ईस्ट या अरब देशों का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। मिस्र के अहराम अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 के मुकाबले 1962 में लेबनान की जीडीपी दुगनी हो गई। इस दौरान इसमें हर साल 4.5% की वृद्धि हुई। लेबनान का बैंकिंग सेक्टर भी 200% से ज्यादा मुनाफे के साथ बढ़ा। साथ में बैंकों की जमा राशि भी 5 गुना बढ़ गई। आधे से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस देश में उस समय महिलाएं बीच यानी समुद्र तट पर बिकनी पहनकर घूम सकती थी। जीसस ने जिस लेबनान में पानी को वाइन में बदला, वहां आज हिजबुल्लाह का कब्जा है। लेबनान की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। इस पर रोमन, ग्रीक, तुर्कों और फ्रांसीसियों का राज रह चुका है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्कों को हारने के बाद 1916 में पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट की सीमाओं को अपनी मर्जी और हितों के मुताबिक बांटना शुरू किया। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। फ्रांस ने ही 1920 में सीरिया के पश्चिमी हिस्से को काटकर लेबनान बनाया। यही वजह रही कि लेबनान पर फ्रांस के कल्चर का असर अब तक है। वहां के लोग अरबी भाषा के अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलते हैं। लेबनान में आखिरी बार 1932 में जब जनगणना हुई तो वहां सबसे ज्यादा 51% आबादी ईसाइयों की थी। इसके बाद 22% सुन्नी और 19.6% शिया मुस्लिम थे। 92 साल बाद वहां ईसाइयों की आबादी घटकर 32% रह गई, जबकि शिया बढ़कर 31%, सुन्नी 32% हो गए। यानी मौजूदा समय में लेबनान में ईसाई, शिया, सुन्नी आबादी लगभग एक जितनी है। लेबनान में ईसाई और मुस्लिम दोनों वर्जिन मैरी यानी जीसस की मां की पूजा करते हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लेबनान को 1944 में जब आजादी मिली तो तय हुआ कि ईसाई देश का राष्ट्रपति होगा, सुन्नी प्रधानमंत्री बनेगा और शिया संसद का स्पीकर होगा। लेबनान में आजादी के 10 साल बाद ही यानी 1952 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गए। 1960 का दशक लेबनान में गोल्डन एज के तौर पे याद किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि लेबनान और इजरायल के संबंध बिगड़े क्यों? असल में धार्मिक पहचान की खातिर लेबनान उस समूह का हिस्सा हो गया जो कभी उसकी पहचान से मैच नहीं करता था, जिसका खामियाजा लेबनान की उदारवादी सरकार, उसके उदारवादी समाज को कई दशक से उठाना पड़ रहा है। साल 1969 में मिस्र की राजधानी काहिरा में लेबनान की सरकार और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ। 1969 में राजधानी बेरूत में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साइफ सलाम से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या फिलिस्तीन का साथ देने से लेबनान की सरकारें अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर रही हैं? तो साहब ने जवाब दिया कि फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की किस्मत में है। लेबनान अपनी किस्मत से बचकर भाग नहीं सकता। साहब बोले, मेरे चाहने और न चाहने वालों से कुछ नहीं होने वाला। लेबनान फिलिस्तीन के मुद्दे में शामिल है और रहेगा। इसकी वजह से लेबनान और इजरायल के संबंध हमेशा के लिए खराब होते रहे। लेबनान की खुशहाली को पड़ोसी मुल्कों की आंख लगी, उनकी नजर लग गई और जल्द ही लेबनान सिविल वार की भेंट चढ़ गया। 1975 आते आते लेबनान गृह युद्ध की चपेट में आ गया, जो 1990 तक चला। इसी धार्मिक कट्टरता के कारण लेबनान बर्बाद होता चला गया।
फिलिस्तीन को अपनी तकदीर मानने वाले लेबनान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह उस पाकिस्तान की आंख खोलने के लिए काफी है जो अक्सर कश्मीर विवाद का राग अलापता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में ईरान ने शिया लेबनानी तत्वों को समर्थन देना शुरू किया, जिसने बाद में हिजबुल्लाह का रूप ले लिया। शिया समुदाय का समर्थन होने के साथ ही सैन्य और राजनीतिक रूप से ताकतवर होने की वजह से लेबनान की सरकार कभी भी हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं लगा पाई। हिजबुल्लाह चुनाव में भी हिस्सा लेने लगा। मई 2008 में लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह के प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क की जानकारी सऊदी अरब, अमेरिका को दे दी। इससे नाराज होकर हिजबुल्लाह ने बैरूत के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब इसी हिस्से पर इजरायल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ी हुई है। शिया समुदाय का समर्थन होने के साथ ही सैन्य और राजनीतिक रूप से ताकतवर होने की वजह से लेबनान की सरकार कभी भी हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं लगा पाई। हिजबुल्लाह चुनाव में हिस्सा इसीलिए ले पा रहा है। ईरान के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआती विरोध के बावजूद जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक हितों ने जल्द ही ईरान और इजरायल के बीच एक सीक्रेट संबंध को जन्म दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईरान ने इजरायल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन साल 1950 आते आते ईरान तुर्की के बाद इजरायल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया। 1953 में तख्ता पलट के बाद ईरान में शाह के शासन की वापसी हुई। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी के बाद ईरान और इजरायल ने एक घनिष्ठ और बहुआयामी गठबंधन बनाना शुरू किया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजरायल को मान्यता दी। उस समय ईरान में पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। शाह पहलवी शासन ने इजरायल को एक सहयोगी के रूप में देखा। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में ईरान को एक दोस्ताना जगह मिली। सऊदी अरब के दैनिक अखबार न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवगठित यहूदी देश इजरायल ने अपने तेल का 40% ईरान से हासिल किया। इसके बदले इजरायल ने ईरान को हथियारों, तकनीकी और एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों का निर्यात किया। 1968 में स्थापित इलाट एस्केलोन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना रही, जिसने मिस्र के अधीन स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए ईरानी तेल को इजरायल तक पहुंचाया। इसके बदले में इजरायल ने 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार प्रदान किए। टाइम्स ऑफ इजरायल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों ने इजरायल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, M40 एंटी टैंक गन, 3G सब मशीन गन और विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। ईरान के शाह ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सफलता के कारण इजरायल की तारीफ भी की। फिर प्रोजेक्ट फ्लावर आया, जिसमें जो हाईटेक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए इजरायल ईरानी वेंचर बना। इतना ही नहीं, पहलवी ने ईरान की सीक्रेट पुलिस SAVA के 1957 में CIA और मोसाद की सहायता से बनाया। यहाँ भी सवाल यही उठता है कि इतनी अच्छी समझ के बावजूद ईरान के इजरायल के साथ रिश्ते बिगड़े क्यों? तो जवाब है धार्मिक पहचान बनाए रखने की जद्दोजहद, जिसका खामियाजा मिडिल ईस्ट के हर देश को उठाना पड़ रहा है। 1979 में ईरानी क्रांति ने ईरान इजरायल संबंधों में एक बड़ा बदलाव किया। पहलवी राजवंश के पतन और अयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना ने ईरान की विदेश नीति और वर्ल्ड व्यू को पूरी तरीके से पलट दिया। हालांकि शुरुआती साल में ईरान और इजरायल ने अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने पर जोर दिया। इजरायल और ईरान दोनों ने सद्दाम हुसैन की इराकी सत्ता का मुकाबला करना अपने हित में देखा। ईरान और इराक युद्ध के बाद भी कुछ समय तक दोनों देशों के बीच सीक्रेट रिलेशन जारी रहे, लेकिन बाद में इन संबंधों में गिरावट आने लगी। ईरान की इजरायल के साथ रिश्तों में तब कड़वाहट घुली जब ईरान ने इजरायल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। शिया ईरान मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर बनना चाहता था
और उसने सुन्नी इस्लाम की मक्का सऊदी अरब को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने वाला बताया। इस घटना के बाद ईरानी सरकार ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए। ईरान ने इसी अवधि में शिया लेबनानी तत्वों को समर्थन देना शुरू किया, जिसने बाद में हिजबुल्लाह का रूप ले लिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल दिनेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ, करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कर्नल दिनेश शर्मा जी से, रक्षा के लिहाज से जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ईरान पूरी तरीके से तैयार है इजरायल का मुकाबला करने के लिए? जय हिंद। जैसा अभी आपने बताया है, अपना पूरा बैकग्राउंड दिया है, आज की तारीख में ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक फुल फ्लेज वॉर इजराइल के साथ करे। अभी तक वो जितने भी इजराइल के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं, बारिंग एक इससे पहले का ड्रोन अटैक जो हुआ है और जो मंगलवार को हुआ, उससे पहले जो है वो इजराइल के साथ जितने भी युद्ध कर रहा है वो प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहा है। हमस हिजबुल्लाह के जरिए कर रहा है। हिजबुल्लाह को उसने बढ़ावा दिया, हिजबुल्लाह को उसने पैदा किया है, तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आपकी अगर बात मान ली जाए कर्नल दिनेश शर्मा जी, तो ये बात तो साफ है कि ईरान उन तरह के तत्वों को, आतंकियों को पैदा कर रहा है जिसको वह खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। अब जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह परिस्थितियां हर 5-10 साल में आती हैं। क्या इन मिडिल ईस्ट के देशों को ये नहीं लगता है कि आतंक की फैक्ट्री बनने का सबसे बड़ा खामियाजा उस देश को उठाना पड़ता है जो इनको पैदा कर रहा है? ये तो जग जाहिर है कि अगर आप इस प्रकार के आतंकियों को बढ़ावा देते हो तो एक दिन वो आपके लिए खुद ही सरदर्द बन जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है, आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, एज ए स्टेट पॉलिसी को इस्तेमाल किया। आज वो खुद किस हालात में पहुंच रहे हैं और वो सफर कर रहे हैं। अब ये अभी बात करते हैं हम ईरान के बारे में। ईरान का, जैसा कि आपने बैकग्राउंड बता दिया है, इसका बेसिक एम जो है ईरान का, वो इस मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। और उसने जो है सबसे पहले ये फिलिस्तीनियों का जो 1979 के बाद जो रेवोल्यूशन हुई है, उससे पहले तो इनके बड़े अच्छे संबंध थे ईरान के और इजराइल के। 79 के बाद इसने जो है फिलिस्तीनियों का मुद्दा उठाया ताकि वो बाकी वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं उन्हें अपनी तरफ कर सके और उनका लीडर बन सके। उसके इन सब, लेकिन ये किसी भी हालात में इस पोजीशन में नहीं था कि वो डायरेक्टली जो है इजराइल के साथ किसी युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होता, क्योंकि उसकी रिपरकेशन बहुत ज्यादा होनी थी। क्योंकि इजराइल के सामर्थ्य में यूएस है और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इस परिस्थिति को हमारे ख्याल से ईरान के राष्ट्रपति पजेशियान भी खूब अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम लीडर खमेनी के कहने के बावजूद भी अपनी तरफ से युद्ध एक लंबे समय तक टाले रखा। हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी। करोड़ी सिंह जी, लेबनान की बात की जाए तो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश, जिसमें 18 पंथ के लोगों को, 18 धर्म के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी मिली हुई है, फिर भी वह कैसे इन आतंकियों के चंगुल में फंसा? और आखिर उसको क्या कोई बाहर के पश्चिमी देश सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वह हिजबुल्लाह के चक्कर में फंस गया? करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, आपने प्रारंभ में तो ईरान और इजराइल के संबंधों के बारे में विस्तृत अपनी रिपोर्ट दी और उसमें स्पष्ट किया कि किस तरह से अप्स एंड डाउन्स आते रहे, उबड़ खाबड़ रिश्ते इनके रहे, इतने अच्छे रिश्ते थे और फिर ईरान और इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए। तो एक तो आपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जब हित मिलते हैं साथ हो जाते हैं, हित में टकराहट होती है, दुश्मनी हो जाती है, अदावत हो जाती है।
हिजबुल्लाह का जहां तक सवाल है, करुणी सिंह जी, लेबनान की बात मैंने इसलिए आपसे पूछी कि वहां अभी भी 32% से ज्यादा ईसाई समुदाय रहता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उदारवादी है, उस सोच को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण ही लेबनान 1960 के दशक में आर्थिक प्रगति की उन सीढ़ियों को चढ़ा जो किसी भी देश के लिए सपना हो सकते थे। उसके बावजूद कैसे वह इस्लामिक कट्टरपंथियों के कब्जे में आता गया, और क्या अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को समझ में नहीं आ रहा था, जबकि लाखों का पलायन, ईसाइयों का भी पलायन लाखों की संख्या में यूरोप में भी हुआ और अमेरिका में भी हुआ। देखिए, इस्लाम का जो कट्टरपंथ है उससे तो जो उदार प्रकृति के धर्म है या उदार प्रकृति वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। जब होता है तो पलायन होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। जब लेबनान में अतिवादी तत्व प्रभावशाली होने लगे तो जो उदार विचार वाले थे वो वहां से जाने लगे। लेकिन अगर हम लेबनान का इतिहास देखें तो लंबे समय तक वो फ्रांस की कॉलोनी रहा है 1943 तक, और उसके बाद लेबनान जिस तरीके से प्रगति करता रहा, जैसा आपने बताया कि वहाँ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जब इजराइल और पैलेस्टाइन की समस्या बनी तो ये लेबनान पड़ोसी देश है और स्वाभाविक रूप से प्रभावित तो होना था उसको, क्योंकि इनके बॉर्डर लगते हैं, एक तरफ इजराइल, पैलेस्टाइन। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि फिलिस्तीनियों की भारी संख्या लेबनान में अपने लिए कैंप बना ली। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कैंपों को हटाना हमारे लिए संभव नहीं है, जहां से असल में आतंकी पैदा हो रहे थे। तो क्या यह पृष्ठभूमि उस चीज को बढ़ावा दे रही थी जब आज की तारीख में हिजबुल्लाह पूरी तरीके से लेबनानी सरकार पे हावी हो चुका है? लेबनानी सरकार एक तरीके से हिजबुल्लाह की बंधक सरकार बन के रह गई है, जबकि उसमें ईसाइयों की भी 32% भूमिका होती है। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रसून जी की लेबनान का जो दक्षिणी पार्ट है वो तो लगभग हिजबुल्लाह के कब्जे में है, तो उसमें तो जो लेबनान की सरकार है वो कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती, और सरकार भी आज की स्थिति में इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं ले सकती है। इससे पहले भी इजराइल और हिजबुल्लाह में 2006 में लड़ाई हुई थी, और उसी समय भी लेबनान की राजधानी बेरूत में जो दहिया प्लेस है जहाँ हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का, अभी वहाँ भी तो अटैक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है जिसमें मारा गया नसरुल्लाह। तो वहाँ पे उस समय इजराइल ने एक डॉक्ट्रिन डिवाइस की थी, दहिया डॉक्ट्रिन की, हम डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकते हैं, और उस समय शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने रिजोल्यूशन नंबर 1701 पास किया था, और उसमें ये लाइन फैसली थी कि इजराइल इस लाइन के इधर रहेगा, ब्लू लाइन उसको कहते हैं, और लेबनान उस साइड में रहेगा, और दोनों उसका पालन करेंगे, और ब्लू लाइन के जो पीस कीपर्स हैं वो उसको नियंत्रित करेंगे, मॉनिटर करेंगे। लेकिन उसके बाद अब जो हिजबुल्लाह ने जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो इजराइल को वो ब्लू लाइन क्रॉस, और ब्लू लाइन नहीं, आज की स्थिति में हम कहें तो सब रेड लाइन क्रॉस कर चुका है इजराइल। तो इजराइल अब डिटरमिन्ड है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म करना है, लेकिन उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, परिणाम ये हो रहे हैं कि लेबनान से लाखों में लोग लेबनान छोड़ के जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत से तो सीरिया में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो इनको हिजबुल्लाह को जब बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आया तो ईरान पहले से सपोर्ट कर रहा था प्रॉक्सी वार के रूप में, लेकिन अब ईरान के लिए जरूरी हो गया कि वो कहीं न कहीं इजराइल पे दबाव बनाए कि वो हिजबुल्लाह को इस तरह से खत्म नहीं करे, क्योंकि इजराइल बिल्कुल डिटरमिन्ड है, हमास को लगभग खत्म कर दिया है, अब दूसरा हिजबुल्लाह है, तीसरा उसका हूती वाले टारगेट होंगे। जी, तो इजराइल के लिए, ईरान के लिए ये मजबूरी हो गया कि वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो। पहले ईरान और इजराइल भी यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके ईरान शामिल हो, चूंकि पजेशियान ने पहले ही कहा था कि ईरान को जानबूझ के युद्ध के मैदान में लाने की इजराइल की पूरी कोशिश हो रही है, और इजराइल अमेरिका की साजिश है कि वह पूरी मिडिल ईस्ट पे अपना कब्जा जमा सके। दिनेश शर्मा जी, कर्नल दिनेश शर्मा जी, आखिर
क्या अमेरिका और इजरायल दोनों की यह चाहत है कि मिडिल ईस्ट से आतंकी देश पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाए? क्या यही उनकी मंशा है? देखिए, मंशा तो डिफरेंट हो सकती है हर देश का, जहाँ हर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जहाँ अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन अभी के हालात के मुताबिक जो है, जैसा कि आपने कहा कि इजराइल और अमेरिका वो चाहते हैं कि डायरेक्टली ईरान जो है वो इन्वॉल्व हो जाए ये डायरेक्टली वॉर विद इजराइल। उसका जो है, जो इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है इजराइल और अमेरिका की, कि उनको लगता है कि ईरान जो है अपना परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है युद्ध में, तो ऐसी हालत के अंदर उनके एक्शन जो हैं वो लेजिटिमेट होंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन जो इंस्टॉलेशन है ईरान की, उनको वो खत्म कर दे। जब तक ईरान प्रॉक्सी के थ्रू जो है लड़ रहा है, तो उस समय अगर ये अटैक करते हैं इजराइल जहां अमेरिका, तो मिसाइल हमलों के बाद तो एकदम साफ हो गया है कि जो अमेरिका और इजराइल चाहते थे वही हुआ है और एक रास्ता खुल चुका है रास्ता। लेकिन उसमें साहब ये देखिए ना कि अगर आप इस जो प्रेजेंट जो है अक्टूबर लास्ट ईयर से ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान ने जो है कैलकुलेटेड हमला किया है, कैलकुलेटेड, जिसमें हमला होता है और ईरान को एक तरीके से युद्ध में इन्वॉल्व कर लिया इजराइल ने। जो ईरान ने मिसाइलें दागी उससे एकदम साफ हो गया है। लेकिन सवाल अब फिर एक बड़ा है, क्या इस युद्ध के बाद पूरा मिडिल ईस्ट नए तरीके से रचा बसा दिखाई देगा? क्या उसी तरीके से दिखाई देगा जैसे कभी लेबनान में मिली जुली सभ्यता संस्कृत का उदय हुआ था? करोड़ी सिंह जी, इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए प्रसून जी, जैसा आपने बताया कि इजराइल लंबे समय से ये चाहता था कि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और वो एक कारण तो ये था कि अमेरिका और जो मित्र राष्ट्र हैं इजराइल के, वो दबाव बना रहे थे सीज फायर का, तो इजराइल इसको एस्केलेट करना चाहता था, उसमें इजराइल सफल हो गया। दूसरा ये है कि इजराइल की इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कि हिजबुल्ला को भी पेनेट्रेट कर रखा है और ईरानी जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी पेनेट्रेट कर रखा है। तो इजरायली इंटेलिजेंस का प्रभाव इन ईरान में भी लगता है और हिजबुल्ला और लेबनान में भी मुझे लग रहा है। तो जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या अब मिडिल ईस्ट में कुछ रिकंस्ट्रक्शन की स्थिति बनेगी, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं वो सामान्यतः अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के दबाव में इजराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो आवाम है वो उन हुक्मरान के खिलाफ भी जाता लग रहा है कि क्योंकि जनसामान्य, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं कि आवाम भी अक्सर उन लोगों की तरफ दिखता है जो आतंकी कार्रवाइयों के साथ जुड़े होते हैं, और इसको तभी खत्म किया जा सकता है जब वहां की दोनों सरकारें, चारों सरकारें आवाम को शिक्षित करे और उनको उस तरफ जाने से रोके। लेकिन दुखद पहलू यही है कि वहां की सरकारें न कंट्रोल करना चाहती हैं न कंट्रोल हो रहे हैं वहां की आवाम, जिसके कारण से उन शहरी लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती हैं जो शांतिप्रिय तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। अब जनता को ही फैसला करना पड़ेगा कि वह किस ओर जाना चाहती है, उसके लिए उसे कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। और यह केवल मिडिल ईस्ट का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए भी सबक है और भारत के लिए भी उन कट्टरपंथियों के लिए सबक है जो सोचते हैं कि हम कट्टरता के जरिए किसी भी चीज को पा लेंगे। अगर वो पाते हैं तो केवल पागलपन। आप दोनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।